चलो, अब कल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग चल रहा था, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। एक बार स्टेटमेंट समझो, क्योंकि स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, देन रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैंने लिखा dt बाय, बस अरे फालतू मजे नहीं ले, dt बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस का मतलब हो रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, फॉल हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग है, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। यहां ही दो ग्राफ जेई मेन में पूछे जा चुके हैं, मैं दोनों ग्राफ की चर्चा कर रहा हूं। बहुत अच्छे से पूरा फोकस करके पढ़िए। पता है आधी टेंशन तो अगर आप फोकस करके पढ़ोगे ना, वैसे ही खत्म हो जाती है। एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। ये तो हो गया आपका लॉ। अब एक बार ग्राफ आ गया, कैसा ग्राफ है वो सुनना। इसको इधर ले जाइए, पहले मैथ्स देख लीजिए फिर कर लेना। टी माइनस टी एस इधर आएगा, माइनस के dt को वहां भेज दें, dt दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। 1/x का होता है log x, 1/t का log t माइनस टी एस, माइनस के बाहर dt का t। इंटीग्रेशन है तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। लिमिट लगा देता हूं फिर कांस्टेंट नहीं आता। तो AIEEE में क्वेश्चन आया, log t माइनस टी एस वर्सेस टाइम में ग्राफ खींचिए। अब मस्ती से देखना, y एक्सिस में कौन, log t माइनस टी एस क्या है, y। x में कौन, t, तो y बराबर mx प्लस सी। देख कितना मस्त कंपेयर हो रहा है, y एक्सिस में वही है, x में t है, स्लोप कैसा, माइनस, कांस्टेंट कैसा, पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, ऑब्ट्यूस एंगल, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। खत्म। बनाइए तसल्ली से, वापिस ही खत्म। आज करना 25 सवाल करना, आज 1 घंटे बैठकर 25 सवाल, कल और करना। टारगेट बनाओ कि केटीजी थर्मो का होमवर्क आने से पहले मुझे हीट ट्रांसफर बढ़िया पढ़ना है। ये तो सब लॉगरिथम का ग्राफ था। एक बार आ गया टेम्परेचर का टाइम के साथ बनाओ, वो भी देख लेते हैं। अरे 7 कैसे हो गए, 6 होने चाहिए थर्मल फिजिक्स के लेक्चर। अच्छा थर्मल 1 आ गया था, पढ़ाया ऑप्टिक्स ही था। हाँ मैंने कहा 6 लेक्चर लगते हैं, 7 नहीं लगते। अच्छा वो पहला काउंटिंग वहां से चल रही है। अच्छा ठीक है, इसकी काउंटिंग सही कराऊंगा फिर। हाँ तो लॉगरिथम का ग्राफ समझ में आ गया। अब एक टेम्परेचर का भी आया था, तो मैं इसी को वापस आगे बढ़ाता हूं। मैं सबको करके दिखा रहा हूं, बाकी तो रिजल्ट सीधा याद होना चाहिए। समय है इसलिए करके दिखा रहा हूं, ताकि थोड़ा समझ में आए, थोड़े मैथ से डर भी हटता है। सभी लोग बोर्ड पे देखें, ये लिखा साहब मैंने न्यूटन्स लॉ, एक बार बोर्ड पे देख लो, बाद में नोट कर लेना। इसको नीचे ले गए, dt अपॉन टी माइनस टी एस, इसको इधर ले गए,
सारे टी दिख रहे हैं तो नाम बोल लो, परेशानी हट जाएगी। डी टी टेम्परेचर डिफरेंस, टी बॉडी का टेम्परेचर, टी एस सराउंडिंग का, डी टी टाइम, ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग है, ये बॉडी है। एक बार बोल लिया, डर हट गया। अब लिमिट, जब मैं टाइम 0 पे था, माना बॉडी का टेम्परेचर T1 था, माताजी गरम चाय लेकर आई और टेबल पे रख दी, तो जिस समय माताजी चाय लेकर आई उस समय उबलती हुई चाय का तापमान T1, आधे घंटे बाद माना टेम्परेचर हो गया T2। बोलो क्लियर है? 1/x का इंटीग्रेशन लॉग, इंटीग्रेशन करने के बाद स्टेप आता है लिमिट पुट करने का। लिमिट कैसे पुट की जाती है? अपर लिमिट माइनस लोअर रख दीजिए। किसकी जगह रखोगे? टी की जगह। क्यों सर टी की जगह क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। छोटी छोटी बातें सीखिए, इसलिए तो सिखा रहा हूं मैथ्स। मुझे अंदर तक पता है ये मैथ्स काम की नहीं है, सीधा ग्राफ काम का है कि टेम्परेचर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होता है? कम होता है, यही काम का है। पर इस दौरान काफी बातें समझ में आ जाती हैं। लॉग का रिवीजन हो गया, अब लिमिट का रिवीजन। कहां रखूं, टी की जगह या टी एस? क्यों टी की जगह क्यों? क्योंकि लिमिट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? ठीक है, अपर रखो T2 माइनस टी एस, माइनस लोअर रखो T1 माइनस टी एस, माइनस के, अपर माइनस लोअर, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी। लॉग को वहां भेज दीजिए, क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल। इसको वहां भेज दीजिए, T2 माइनस टी एस बराबर T1 माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। इसको वहां भेज दीजिए, तो T2 बराबर टी एस T1 माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। अब मेरे पास जवाब है ना। आप पूछो क्यों सर एक्सपोनेंशियली क्यों बनाया? अब आपके पास जवाब है, तापमान टाइम के साथ कैसे घट रहा है? एक्सपोनेंशियल। तो माताजी जो चाय लेकर आई, जब टी बराबर 0 पर माताजी ने आपकी टेबल पे चाय रखी थी, तब उसका तापमान T1 था। धीरे धीरे कम होते 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 किसके बराबर आ जाएगा? सर्विंग के। लिख ले। मैथ्स काम की नहीं है, मैं सहमत हूं, कोई नहीं पूछेगा। पर मैं आपके प्रश्न का जवाब कैसे दूंगा अगर आप ये पूछ लोगे सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आई? पिछले में तो लॉगरिथम में स्ट्रेट लाइन थी, अब आपने एक्सपोनेंशियल क्यों बना दिया? इसलिए मुझे मैथ्स करके दिखानी पड़ी कि टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे कम होता है? एक्सपोनेंशियली। बीच में एक दिन छुट्टी पे थे आप? क्यों? ऐसे छुट्टी मत लो, ऑनलाइन पढ़ ली थी क्लास? हाँ, छुट्टी अलाउड नहीं बेटा, अपन अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलता, इसलिए क्लास करनी है, मतलब रोज करनी है। कैजुअल एटीट्यूड रखोगे, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो बताइए ग्राफ कैसा? एक्सपोनेंशियल, जबकि लॉगरिथम का कैसा? स्ट्रेट लाइन। बढ़ू क्या?
अब इसमें एक सवाल और बनता है, दो तो बन गए ग्राफ के, एक बनता है, आपने देखा हो जिसने पढ़ाई करी है कि 40 डिग्री से 30 डिग्री होने में इतना समय लगा, तो अगले 7-10 मिनट में कितना उसका टेम्परेचर हो जाएगा। ये बड़ा फेमस सवाल है, एक बोल लेते हैं, सबसे ज्यादा वही रिपीट हुआ है। वैसे तो इस बार नए सिलेबस में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हटा दिया गया है, इसलिए मैंने 15 मिनट ही पढ़ाया है इसको, और जितने जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको मैंने फटाफट करा दिए, छोड़ नहीं सकते क्यों, छोटा सा टॉपिक है और जुड़ा हुआ है स्टीफन्स लॉ से, वीन्स लॉ से, इसलिए पढ़ ले। जैसे ट्रांजिस्टर है भाई, कहीं दूर दूर से किसी का लेना देना नहीं है, नहीं पढ़ना फायदेमंद है। रिजॉल्विंग पावर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसका किसी से कोई नाता बाता नहीं है, पर ये तो तुरंत उसी तरह के सवाल हैं, तो फिर अपन क्यों छोड़ दें, आधे घंटे का टॉपिक था, कर लिया पूरा। चलिए बढ़े आगे, एक सवाल और बनता है वो भी देख लें, इसको हटाऊं क्या। एक आती है एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने समय में। इसका फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बाई टी के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS। कहां से आया वो दिखा देता हूं। सवाल इसी पर है, जितने न्यूमेरिकल आए हुए हैं आज तक नीट PYQ में, इसी पर आते हैं। बोलो। एक क्वेश्चन लिख लें। अच्छा कहां से लिख दिया सर, लॉ पे आ जाओ, सब दिख जाएगा वहां से। dt बाई डी टी क्या था, के टी माइनस टी एस, सब दिख जाएगा, बाई चांस कभी भूल जाओ लॉ से आ जाएगा। बटे में टाइम, बटे में टाइम, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टी एवरेज फॉर्म है, एवरेज इनिशियल प्लस फाइनल बटे 2, एवरेज माइनस माइनस टीएस, टीएस ऑल गुड। आशीष सर माइनस भूल गए क्या, नहीं, dt होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यहां क्या किया है, इनिशियल माइनस फाइनल, इसलिए माइनस हटा दिया गया, क्योंकि कूलिंग है, पहला इनिशियल टेम्परेचर बड़ा होगा, इसलिए माइनस यहां से हटा दिया। बिल्कुल लॉजिकल, देख लो एक बार और सुन लो। बटे में समय, बटे में समय, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, के ब्रैकेट ब्रैकेट टी एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाय 2 एवरेज फॉर्म माइनस TS, ब्रैकेट खत्म। बोलो क्लियर है, एक सवाल लिख लो। अगर 60 डिग्री से 40 डिग्री तक ठंडा होने में 7 मिनट लगते हैं, तो अगले 7 मिनट में क्या टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन वापस देख लें, एरो के फॉर्म में लिखा है मैंने, सेंटेंस आप खुद बनाइए, वाक्य बोलिए। 60 डिग्री से 40 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय, 7 मिनट्स, तो अगले 7 मिनट बाद उसका तापमान बताइए।
पहला तुक्का, अगर मैं 5वीं छठी में होता, 7 मिनट में 20 कम, तो अगले 7 मिनट में भी 20 कम, 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री नहीं होगा। कारण ये यूनिफॉर्म कम थोड़ी ना हो रहा है, एक्सपोनेंशियल कम हो रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म होता, 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो अगले 2 सेकंड में भी 10 बढ़ती, पर ये यूनिफॉर्मली नहीं है, एक्सपोनेंशियली है। भाई मन में बहुत प्रश्न आते हैं, अगर सटीक जवाब मिलता जाए सब्जेक्ट शानदार हो जाता है। मन में आ गया साहब, सर यहाँ 7 मिनट में 20 डिग्री ठंडी हो रही है, तो अगले 7 मिनट में भी तो 20 डिग्री ठंडी होगी। उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ यूनिफॉर्म रेट से कम नहीं हो रहा। ग्राफ कैसा कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली। उल्टा, इनिशियल टेम्परेचर फॉल होने में समय कम लगता है, बाद में तो समय ज्यादा लगता है। क्या बात क्लियर है? अब बताइए कितनी बार इक्वेशन बना ले? 2 बार। 2 बार बना लो, फॉर्मूला लिख लो, T1 माइनस T2 बाय टी के, T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस TS। 2 बार लिखो, फर्स्ट टाइम बोलो। T1 इनिशियल 60, T2 40 बटे टाइम 7, 60 प्लस 40 बटे 2 सराउंडिंग 10। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी बार बनाओ, 40 टेम्परेचर नहीं पता, x 7 मिनट, 40 प्लस x बटे 2 माइनस सराउंडिंग 10। 2 समीकरण डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पॉपुलर सवाल यही है। अब तो संभावना कम है कि न्यूटन्स लौट गया। जब ये आता था, बच्चा कह रहा है सर परीक्षा देने जा रहा हूँ, बस सर सामने ही एग्जामिनेशन सेंटर घुसने वाला हूँ, हीट ट्रांसफर में क्या पढ़ूं? उसको कहता था न्यूटन्स लॉ कूलिंग का ये सवाल पढ़ ले, और हाथ रख दिया, वही सवाल आ जाता था। इतना फेमस है। इस मुहावरे का मतलब समझिए ना, इस मुहावरे का मतलब यही है कि सबसे ज्यादा आने की फ्रीक्वेंसी इसी प्रश्न की थी। अब कम है क्योंकि टॉपिक नहीं है। अब इस साल पेपर पता चलेगा। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? 28। के से के कटा, 60 में से 40 गया, 30/7। ये उल्टा हो जाए। ओके ओके, भूल चुक। अच्छा, 7 भी कट गया क्या? ओहो भाई, 20/40 माइनस एक्स, यहाँ क्या बचा? 60 में से 40, 100, 100/2 50, 50 में से 10 40। यहाँ 2 एलसीएम ले लो, तो 40 प्लस एक्स माइनस 20, और 2 घूम के कहा जाएगा? ऊपर। तो 20 का पहाड़ा, 20 दूना 40, 2 और 2 4, 40 में से 20 गया 20। इससे तो नहीं आ रहा है आंसर, आ रहा है क्या? तो ये उधर गया 140 5, 140/5 आ रहा है भाई, कितना? 28। बोलो, इस फॉर्मूले को देख लो, दिमाग में बैठा लो, एक एक टर्म बोल लो, तो क्या डर हटेगा? T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, TS टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, छोटा t टाइम। फॉर्मूले के साथ दोस्ती करो, उससे डरना नहीं है। बोलिए, बढ़ूंगे आगे? कुछ टर्म है जो थोड़ी डराती है, अब उनके साथ थोड़ा खेल लेते हैं, आमना सामना कर लेते हैं। कभी कभार आ जाती है एमिसिव पावर, कभी आ जाता है रेडिएटेड पावर, कभी आ जाता है द रेट एट विच एनर्जी इज रेडिएटेड, कभी आ जाता है एब्जॉर्प्टिव पावर,
एब्जॉर्प्टिविटी आ जाता है कभी कभार, कभी कभार आ जाता है एमिसिविटी, कभी आ जाता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, कभी आ जाता है स्पेक्ट्रल एब्सॉर्प्टिव पावर। तो भाई इनका डर हटा के फेंक लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये जितनी टर्म्स है मैंने सब एक साथ लिख दी, ताकि एक बार में डर लग जाए पूरा। भाई बार बार डरना क्या है, एक बार में डर के बाद खत्म, चैप्टर छोड़ना है। नहीं तो क्या थोड़ा थोड़ा नहीं करें, आ भी रहा है फिर 2 दिन सवाल नहीं बनते, एक बार ही डर जाओ, ताकि प्रतिज्ञा ले लो हीट ट्रांसफर छोड़ के जाना है भाई, तो क्या माइंड में क्लियर तो रहे। नहीं तो क्या होता है आधा कच्चा पक्का, कभी सवाल बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, करूं नहीं करूं, छोड़ दूं, बड़ा ऐसा डायलेमा रहता है। तो ये मास्टर की जिम्मेदारी है, ऐसा कठिन कर दो टॉपिक को, इतना बर्बाद कर दो कि बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे, कि हाँ क्लियर अंधेरा कायम है, हीट ट्रांसफर छोड़ के जाना है। अब इन 8 टर्म को समझते हैं 15-20 मिनट, और ऐसी बढ़िया समझ लो कि एकदम बढ़िया शानदार क्लियर हो जाए, सब आराम में, सब आसानी से समझ में आएंगी। 8 लिख ली। बोलो शुरू करूं, देखना। अब इतनी बढ़िया समझना है, स्लाइड हटाने के बाद पूछूंगा, फिर अपन को बोलनी आनी चाहिए, इसलिए जबरदस्ती हाँ मत भरना, जब क्लियर हो तभी हाँ भरना। सबसे पहला आता है रेडिएटेड पावर, और इसी का दूसरा नाम है द रेट एट विच एनर्जी इज रेडिएटेड। याद करिए, एक ही तो बात हो गई। क्यों? रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना, एनर्जी अपॉन टाइम क्या बन गई? पावर। इसे बोलते हैं रेडिएटेड पावर, जो स्टीफन्स लॉ था, सिग्मा ए टी की पावर 4। पहले रेडिएटेड पावर का कंफ्यूजन हटा दो, रेडिएटेड पावर सिग्मा ए टी 4, यूनिट खुद सोचो, यूनिट क्या होगी? द एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो खुद बताओ, एनर्जी जूल, टाइम सेकेंड, तो यूनिट वॉट। तो रेडिएटेड पावर की यूनिट वॉट। चलो कौन कौन सी क्लियर हो गई बताओ, नंबर बताओ। पी रेडिएटेड और, तो दूसरी और तीसरी ये क्लियर हुई। दो दो बार उसको पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। रेडिएटेड पावर, यही तो स्टीफन्स लॉ था, 90% सवाल इसी पे तो सॉल्व करे तुमने, सिग्मा 84 सिग्मा 84 सिग्मा 84। और पावर नहीं बोले, वो बोल दे द रेट एट विच एनर्जी इज एमिटेड, ये भी वही बात है। तो मैंने दूसरा और तीसरा समझा दिया। 2 मिनट रुक जाता हूं, लिख लो, रिकॉल कर लो। रेडिएटेड पावर, जिस रेट से बॉडी एनर्जी को एमिट कर रही है, उसे कहते हैं रेडिएटेड पावर। तो आशीष सर फिर एमिसिव पावर क्या होता है गुप्ता जी? एमिसिव पावर कुछ नहीं है, वास्तव में एमिसिव पावर एक इंटेंसिटी है। बोले तो इंटेंसिटी क्या होती है बताओ? इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। रेडिएटेड पावर को एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी? एमिसिव पावर। तो रेडिएटेड पावर कितनी है? सिग्मा 84 बटे एरिया, तो एमिसिव पावर सिग्मा T4।
इनडायरेक्टली मैं कहूं एमिसिव पावर वास्तव में कौन है? इंटेंसिटी। देख लो, क्योंकि क्या इन शब्दों का काम बार बार पड़ेगा, न्यूमेरिक में बार बार फंसे उलझे, कभी तुक्का लगा रहे हैं, कभी सही बैठ रहा है, तो एकदम क्लैरिटी आएगी ना, तो प्रश्न करने का एक अलग अंदाज रहता है कि अच्छा यार, एक रेडिएटेड पावर होती है और एक एमिसिव पावर होती है। एमिसिव पावर इज नथिंग बट इक्वल टू इंटेंसिटी। अब एक टर्म आती है बच्चे, एमिसिविटी। ये नया है, ये आज पहली बार पढ़ रहे हैं। किसी की भी एमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी से कंपेयर करना, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी at temperature T divided by emissive power of black body at same temperature। किसी की भी एमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी से तुलना करना, उसे कहते हैं एमिसिविटी। जैसे सर कोई उदाहरण दीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, अलग अलग चैप्टर के उदाहरण देता हूं। फ्लूइड, वहां एक शब्द आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से तुलना करना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्टिक्स में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट को तुलना करना वैक्यूम से, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। तो एमिसिविटी क्या है? किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर को तुलना कर रहे हैं किससे? एक ब्लैक बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एमिसिविटी। सोच के बताइए ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कितनी होगी? ब्लैक बॉडी की, जैसे घरों में एक रेफरेंस होता है हर घर में, कोई मौसी का लड़का, कोई बुआ का लड़का, कोई पड़ोसी का, शर्मा जी का, गुप्ता जी का। ऐसे नहीं बोलते माता पिता हर बात पे, तुझे देख और बुआ के लड़के को देख, वो कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा कमा रहा है, कितनी बढ़िया नौकरी लग गई। तो बार बार उसी के नाम के ताने दिए जाते हैं। तेरे नंबर देख और सुरेश के नंबर देख, वो भी मौसी के बच्चे को देख, वो भी तुम्हें कम, उसे कम सुविधाएं, तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, तुम तो भी नहीं पढ़ते। ये हमारे भारतीय परिवेश में, समाज में ये नारे कॉमन है, हर घर में कान लगा के सुने जाए तो मोस्ट और लेस यही बात सुनाई देगी, तू पढ़ता ही नहीं है, तुम्हें सारी सुविधाएं दे रखी हैं, उन बच्चों को देखो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, वो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे घर में एक आइडियल एग्जाम्पल है, हमेशा मनोज से तुलना की जाती है कि यार मनोज पढ़ता है, तू पढ़ता ही नहीं है। उसी तरह आइडियल बॉडी कौन है? ब्लैक बॉडी। हर बॉडी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? ब्लैक बॉडी से। अब जैसे तेरे नंबर देख, मान ले 60 आए, मनोज के देख 100, मनोज तो आइडियल है 100 नंबर, तेरे 50, मनोज के 100, 40 मनोज के रेस्पेक्ट में एक ही तो आएगा। तो मेरा सवाल वही तो था, ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी बताओ, तो ऊपर ब्लैक बॉडी, नीचे तो परमानेंट ब्लैक बॉडी ही आएगी, तो ब्लैक बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी 1। नीचे मनोज फिक्स है, हमारे घर का हीरा, हमारे घर का तारा मनोज, तो मनोज नीचे है ना। हर बार चाहे अर्धवार्षिक हाफ ईयरली हो, छठी क्लास, 8वीं क्लास, बोर्ड के एग्जाम, प्री बोर्ड, हर बार मनोज से कंपेयर किया, तो मनोज तो फिक्स हो गया नीचे। अब मनोज के नंबर ही मनोज की तुलना में कितने आएंगे? और तो 1 ही आएंगे। आप नहीं समझ पा रहे, क्या बात क्लियर है? तो ब्लैक बॉडी की एमईसी बताइए 1, तो लिख लीजिए वहीं, फॉर ब्लैक बॉडी एमिसिविटी इज 1।
अब आता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये शायद आपको याद आ रही हो, वो एटीएम वाला उदाहरण याद आया। स्पेक्ट्रल एमिसिव, हर बॉडी सभी तरह के रेडिएशन एमिट करती है, पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में उसकी जो एमिसिव पावर है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल एमिसिव। याद करो, एटीएम दिन भर 100 रुपए, 50, 20, 500 सभी की नोट निकाल रही थी, वो उसकी कुल क्या है, एमिसिव पावर। पर मुझे पूरे सबसे मतलब नहीं, सर आप तो ये बताओ 100 रुपए के कितने नोट निकले, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो फॉर अ गिवन रेंज, जब भी ऐसा आ जाए, फॉर अ गिवन पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, जो उसकी एमिसिव पावर होगी उसे ही क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और एक आपको बात याद है, अगर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का इंटीग्रेशन कर दिया जाए सभी वेवलेंथ के लिए, तो टोटल एमिसिव पावर मिलनी है। याद करो, 100 रुपए के नोट, 500 के, 200 के, 50 के सब जोड़ दिए, तो पता है वो क्या आएगा, उतना ही पैसा है जितना दिन भर एटीएम से निकला। अब भाई साहब ये सारी एमिसिव एमिसिव मैंने एक ही स्लाइड पे लिख दी है, आप तसल्ली से देखो, मुझसे पूछो, एक बार मैं और समझाने को तैयार हूं। %99 सवाल तो पहले पॉइंट पर है, रेडिएटेड पावर, पर अपन को एमिसिव पावर भी आनी चाहिए। एमिसिव पावर एक तरह की इंटेंसिटी है, ये दो पढ़ते ही तो फिर तो बहुत आसान है। एमिसिव पावर आ गई तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बहुत आसान है। और एमिसिविटी तो क्या है, किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर को मनोज से कंपेयर करना, मनोज से कंपेयर करना। देख लो, चारों मन में बोल लो आंख बंद करके कि मैं बोल पाऊं, रेडिएटेड पावर, ये तो स्टीफन्स लॉ है, सिग्मा 84। फिर एमिसिव पावर, उसी को एरिया से डिवाइड कर दिया, इंटेंसिटी बन गई। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, और एमिसिविटी बॉडी की एमिसिव पावर बटे मनोज की एमिसिव पावर। ज्यादा कठिन हो रहा हो तो बीच में छोड़ दूं, देख लो, अपने आपस की बात है, अपन तो केटीजी थर्मो शुरू कर देंगे, घर की बात है, बोलो, चलन दो इसको। ऐसे फालतू बीच में चिढ़ाया मत करो, मॉडर्न तुम्हें जानते हो कि मॉडर्न नहीं पढ़ाते हैं, तो मॉडर्न। हाँ, तो एमिसिव और स्पेक्ट्रल एमिसिव में समझ में आ गया। एमिसिव तो सभी तरह की रेडिएट करेगा, जिस प्रकार मैंने आपको उस दिन बताया था, गर्म लोहा लाल दिखता है, तो क्या लाल कलर की वेवलेंथ निकाल रहा है, अच्छा वाक्य बोलना, हर तरह की वेवलेंथ के फोटोन निकाल रहा है, पर लाल रंग के वेवलेंथ के फोटोन सबसे, बस इसलिए वो लाल रंग दिखाई दे रहा है। क्या बात क्लियर है? ठीक है साहब, आइए, अब आता है अगला, एब्जॉर्प्टिव पावर। ये बहुत आसान है, और इसे ही एब्जॉर्प्टिविटी कहा जाता है, इसे ही एब्जॉर्प्टिविटी कहा जाता है। इसका सिंबल छोटा है। हाँ जी, इसका फॉर्मूला बता सकते हैं, नाम से पता चल रहा है, एब्जॉर्प्टिव पावर। याद करो, पहले दिन समझाया था, किसी बॉडी पर रेडिएशन आ रहे हैं, उसका कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट ट्रांसमिट। तो कितना एब्जॉर्ब किया बटे कुल उस पर कितना इंसिडेंट हुआ, इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्टिव पावर।
और यही एब्जॉर्प्टिविटी है। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर खुद बताओ, खुद जिसके आगे स्पेक्ट्रल लग जाए खुद बताओ, कोशिश करो, तुक्का मारो। बहुत बढ़िया। वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब तो वो सबको कर रहा है, 2000 3000 5000, पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कितना कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब बताओ कौन सी टर्म रह गई, सारी आ गई, एक बार लिख लो, उनसे कंपेयर कर लो, जो पहले लिखी थी ना नाम, टिक लगाते चलो, कौन सी रह गई। जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वही क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी। अच्छा ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर बता, 1। क्यों, अपने ऊपर गिरने वाले सभी रेडिएशंस की सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब, तो वहीं लिख लेना, ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर 1। 2 मिनट का ब्रेक, लिख लो, छह सब बातों को रिकॉल करो और मुझे बताओ कि क्या नहीं आया। जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वही एब्जॉर्प्टिविटी है, एक ही बात है दोनों। हीट ट्रांसफर डर लगता है बच्चों को, अपना इतना मजबूत करो कि एक एक टर्म एक एक सवाल बनना चाहिए, तब दम है बात। थर्मो में तो गाड़ी निकल जाएगी, बहुत आसान है थर्मो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पीवी डायग्राम, वर्क डन सब करा दूंगा वो, थर्मो में कहीं नहीं अटकोगे। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है, बोलो सब हो गए, तो सब पे टिक लग गया क्या, देखो तो सातों पे हो गया क्या, कौन सी रह गई, पहली कौन है, एमिसिव पावर बता दी, रेडिएट पावर बता दी, द रेट एट विच एनर्जी इज एमिटेड हो गया, एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्बिविटी, एमिसिविटी, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल सब हो गई। चलो बढ़ो आगे। एक छोटा सा लॉ रह गया है, किरचॉफ लॉ, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस एक रिजल्ट है, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर, उसको थोड़ा समझना है, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। 2-3 सवाल जो आए हुए हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, तो हेडिंग डालिए, किरचॉफ लॉ, अंतिम टॉपिक है किरचॉफ लॉ। लिख लें, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, according to Kirchhoff law, the ratio of spectral emissive power to the spectral absorptive power, spectral emissive power to the spectral absorptive power for a body, ब्रैकेट में लिखिए ग्रे बॉडी, GREY, ग्रे का मतलब होता है जो ब्लैक नहीं है वो सब क्या है, ग्रे। आप, मैं, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, पानी की बोतल, चश्मा, इन सब सामान्य बॉडी को क्या बोलते हैं, ग्रे बॉडी।
ब्लैक बॉडी कौन होती है? जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी रेडिएशंस को 100% एब्जॉर्ब कर ले। आप मैं नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या कहलाएंगे? ग्रे। हाँ, ये कह सकते हैं खुरदरी सरफेस, खुरदरी सरफेस का एब्जॉर्प्शन एक चिकनी सरफेस से ज्यादा है, क्योंकि वो सरफेस कैसी है? रफ। ब्लैक, ब्लैक सरफेस का एब्जॉर्प्शन एक सामान्य कलर से क्या है? ज्यादा है। इसलिए तो कहते हैं गर्मियों के दिनों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनते। क्यों? ब्लैक क्या करेगा? ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ब्लैक कपड़ों में क्या लगेगी? ज्यादा गर्मी लगेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी रेडिएशन को कर ले, एब्जॉर्ब, और जो ब्लैक नहीं है वो सब कौन है? ग्रे। मैं वापस बोल रहा हूं, सेंटेंस पूरा हो गया था क्या? According to Kirchhoff law, the ratio of spectral emissive power to the spectral absorptive power for a body is always constant. Is always constant. बोर्ड से देख लीजिए, कोई इसका मैथमेटिकल रिजल्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा आपको ये याद रखना है, जिसकी एमिसिव पावर ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा। बोले तो गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। ये ऐसा बोले, बैड एमिटर्स आर बैड एब्जॉर्बर। जिसका ई कम उसका एब्जॉर्प्शन भी कम। रेगिस्तान में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, ऐसा क्यों? उत्तर है किर्चॉफ लॉ। कैसे? कारण समझ लीजिए। अच्छा, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सदैव कौन से टेम्परेचर पे होता है? लो। और एमिशन किस पे होता है? हाई। अब समझ लीजिए, वैसे निबंध लिखने को नहीं आता, उत्तर आता है किस लॉ से समझा सकते हैं, आंसर है किर्चॉफ लॉ। पर अपन समझ सकते हैं, अपने पास अभी समय है, कोशिश करते हैं समझने की। सैंड, सैंड को, मिट्टी को हाथ में लेके आप देखें, रेगिस्तान की ऐसी होती है खुरदरी, है ना? दिन के समय की बात करिए, सूरज चमक रहा है, मिट्टी, कौन है हाई टेम्परेचर पे, सूरज या मिट्टी? सूरज ज्यादा टेम्परेचर पर है। सैंड कैसे टेम्परेचर पर है बताइए? लो, एज कंपेयर टू सूरज। रेत लो टेम्परेचर पर है, क्या करेगी? एब्जॉर्ब। हीट रेडिएशंस को क्या करेगी? एब्जॉर्ब। कब? दिन के समय। बात खत्म। रात आई, रात में अब सैंड, सूरज जा चुका है, टाटा बाय बाय सी यू, सूरज जा चुका है, अब है सैंड। सैंड ने दिन भर एनर्जी को क्या किया है? एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब किया है। अब ये इसको क्या करेगी? एमिट। सैंड रेडिएशंस को क्या कर रही है? एमिट। वो रेडिएशंस कन्वेक्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर में चले गए, सैंड ने ज्यादा एमिट कर दिया, तो सोचिए एनर्जी एमिशन के बाद ठंड महसूस होती है, गर्मी? एनर्जी एमिशन हो गया, तो बताइए लॉस ऑफ हीट हुआ या गेन ऑफ हीट हुआ? लॉस ऑफ हीट हुआ, इसलिए सैंड कैसी हो गई? ठंडी। सैंड ठंडी हो गई तो वातावरण आसपास का अपने आप क्या जाएगा? ठंडा। मैं फिर बोलता हूं, धीरे धीरे फिर पकड़िएगा, फिर से इमेजिनेशन। उत्तर तो किर्चॉफ लॉ है। रेगिस्तान की बात हो रही है, सैंड की बात हो रही है। सैंड है खुरदरी, खुरदरी का मतलब है दिन की बात करें तो दिन में बताओ, सैंड वर्सेस सूरज, सैंड कैसे तापमान पे हुई? लो या हाई? लो। लो टेम्परेचर पे क्या ज्यादा होता है? एब्जॉर्प्शन।
सैंड क्या करेगी, एब्जॉर्ब, बढ़िया एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब अच्छा कर लिया। रात के समय सूरज जा चुका है, टाटा बाय बाय सी। अब सैंड जिसने दिन भर एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब, अब ये इसको क्या करेगी, एमिट। जब एमिट करेगी तो कन्वेक्शन के थ्रू वो तो रेडिएशन कहाँ चले गए, एटमॉस्फेयर में चले गए। सैंड ने एनर्जी का लॉस किया या गेन किया, रात को लॉस, लॉस करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, इसलिए रातें कैसी हो जाएंगी, ठंडी। दूसरा उदाहरण सुनिए जो आईआईटी में आया है। एक बॉडी के अंदर एक काले रंग का निशान लगा दिया। काले रंग का निशान तो नहीं लग सकता, आप अपने डार्क करके लगाना ऐसे, ये ब्लैक स्पॉट कर दिया, ठीक है। अब इसको बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म किया और फिर इसको अंधेरे कमरे में ले गए, क्या होगा, जो ब्लैक स्पॉट है ना वो एकदम चमकता हुआ नजर आएगा, और जो बॉडी थी वो दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, सुनना, एक्सप्लेनेशन खुद कोशिश करना। एक बॉडी को ले गए, ये बॉडी, इस पे काला निशान लगा दिया, इसको भट्टी में डाल दिया। हाँ जी, ये बॉडी है भट्टी, टेम्परेचर किसका ज्यादा, भट्टी का, मतलब बॉडी का टेम्परेचर लो, बॉडी का टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो, बताओ क्या करेगी, एब्जॉर्ब, रेडिएशन को एब्जॉर्ब 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 एब्जॉर्ब। ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक या रिमेनिंग, क्यों, क्योंकि उसका रंग ब्लैक है। अगर खुरदरी होती तो ज्यादा करती, ब्लैक है तो रेडिएशन को क्या कर रही है, ज्यादा एब्जॉर्ब एज कंपेयर टू अदर। समझ लो, ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट उसका अक्षर ब्लैक है तो उसका एब्जॉर्प्शन बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। फिर उसको भट्टी से निकाल के ले गए अंधेरे कमरे में। अब बताइए, बॉडी एकदम गर्म हो चुकी है, अब बॉडी का टेम्परेचर कमरे की तुलना में बहुत ज्यादा, कमरे की तुलना में बहुत ज्यादा, तो बताइए अब क्या चालू हो जाएगा, एमिशन। ब्लैक स्पॉट ने चूंकि ज्यादा एब्जॉर्ब किया था इसलिए वो ज्यादा एमिट करेगा, सभी तरह की वेवलेंथ को क्या करेगा, एमिट, और सभी तरह की वेवलेंथ को एमिट करेगा तो एकदम चमकता हुआ दिखाई देगा। तो जो काले रंग का स्पॉट था वो भट्टी में गर्म करने के बाद अंधेरे कमरे ले जाने पर कैसा दिखता है, चमकता हुआ। इसे किस लॉ से समझाया जा सकता है, उत्तर है किरचॉफ लॉ। बोलिए क्या दोनों बात समझ में आ गई, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा याद करना है, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्वर, जो अच्छा एमिट करते हैं वो अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं। लिख लीजिए, एक ब्लैक स्पॉट को, बॉडी में ब्लैक स्पॉट की हाई टेम्परेचर तक अंधेरे कमरे में ले गए तो क्या होगा, आंसर है ब्लैक स्पॉट रिमेनिंग बॉडी की तुलना में, रिमेनिंग बॉडी की तुलना में ज्यादा शाइन, चमकता हुआ नजर आएगा। बोलिए, ब्लैक स्पॉट वापिस समझा दूं, नो नहीं, सुन लिया करो, नो कहेगा, सुन लिया करो, मास्टर समझाने को तैयार है, 5 बार तुम नो कर देते हो, सुना करो मस्त, क्या हाँ सर आने दो सर। ब्लैक स्पॉट बॉडी भट्टी में ले गए, किसका तापमान ज्यादा, भट्टी का या बॉडी का, मतलब बॉडी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कर रहा है, बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी या ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट। ये तो बाय नेचर, जैसे एक खुरदरी सरफेस और एक शाइनिंग सरफेस, बाय नेचर बताओ कौन ज्यादा करेगा, खुरदरी ज्यादा करेगी, क्योंकि खुरदरी के अंदर अंदर वो
गड्ढे हैं, गड्ढे हैं तो लाइट जाएगी टकरा 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 के एब्जॉर्ब करेगी। शाइनिंग सरफेस पे क्या होगा, आएगी टकरा के तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बाय नेचर है, सिल्वर शाइनिंग सरफेस है तो भैया उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा है, ग्लास का ट्रांसमिशन ज्यादा है और खुरदरी सरफेस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। अब क्यों थोड़ी ना कह सकते हैं, तो प्रॉपर्टी है, इसका कारण है। अब ब्लैक है, ब्लैक स्पॉट क्या करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब आप इसको ले गए कमरे में, अंधेरे कमरे में, अब जरा सोचिए कमरे की तुलना में कौन ज्यादा गर्म है, बॉडी या कमरा, क्योंकि बॉडी को भट्टी से गर्म करके लाए तो का टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा पे क्या करेगा, एमिशन। कौन ज्यादा एमिशन करेगा, ब्लैक या बॉडी? क्यों ब्लैक स्पॉट, क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया था, तो सही समय आने पर ये ज्यादा एमिट भी करेगा और सभी तरह की वेवलेंथ को एमिट करेगा, तो कैसा दिखाई देगा, शाइनिंग। नहीं आ रही बात समझ? तो गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्ब। ठीक है साहब, चलिए ये हो गया आपका रेडिएशन। एक पूरी स्लाइड पर रेडिएशन आपकी आंखों के सामने लेकर आ रहा हूं, इस पूरी स्लाइड पर आप भी कॉपी को ऐसा आड़ा करिए, 4 हिस्से में बांटिए। ये पूरी स्लाइड रेडिएशन को समर्पित है, इस स्लाइड से ही प्रश्न आएगा। तो ये स्लाइड का एक एक पॉइंट मेरे दिमाग में बैठना चाहिए। कॉपी को करो आड़ा और लिखो चालू। चलिए हिस्सा नंबर 1 लेफ्ट में सबसे पहले लिखिए स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ बताइए, पी रेडिएटेड, एकदम शानदार याद होना चाहिए, पी रेडिएटेड सिग्मा ए टी की पावर 4। सबसे ज्यादा सवाल इसी पर हैं भाई, टेम्परेचर को किस में रखना, केल्विन में। और ओरिजिनली ये लॉ किसके लिए दिया गया था, ब्लैक बॉडी के लिए। किसी दूसरी बॉडी के लिए अगर बनाया जाए तो पता है ई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, आज आपको समझ में आएगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आईआईटी में 98 में आया हुआ है कि अगर किसी दूसरी बॉडी के लिए लगाना हो तो ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों गुप्ता सर ऐसा क्यों हुआ, ई से क्यों किया? अल्फाबेट तो 26 होते हैं ए से जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ई क्यों, मैं तो जेड से करूंगा। मन में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं ना भाई, अंग्रेजी में तो 26 अल्फाबेट होते हैं, ई से क्यों किया सर? अभी क्यों किया, इसके पीछे जवाब है, ये रहा, ये देखो एमिसिविटी। ये देखो अपन को किसी बॉडी की चाहिए, ब्लैक बॉडी की अपन को याद है, तो ब्लैक बॉडी की जगह लिख दिया अपन ने सिग्मा ए टी 4। अब बॉडी की चाहिए सिग्मा ए टी 4 को इससे गुणा कर दो, बोलो क्या बना, ई सिग्मा ए टी 4। तो किसी भी बॉडी के लिए चाहिए होगा तो सिंपल ब्लैक बॉडी को किससे गुणा करना है, ई से। क्या ऊपर से जा रही है क्या बात? तो अपन को तो ब्लैक बॉडी का याद होना चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। पर बेटे ये तो तब तक है जब तक केवल बॉडी का टेम्परेचर हो। सोचो अगर सराउंडिंग का हो तो याद है, नेट पावर, चिल्ला दो, सिग्मा ए टी 4 माइनस टी एस 4। कब लगाएंगे, जब सराउंडिंग के सवाल में बात होगी। फिर इसके दो फॉर्म, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और एक और दिखाया था, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। देख लो, ये स्टीफन लॉ की सारी बात आ गई। नाम पता होना चाहिए, ये है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। माइनस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि लॉस हो रहा है।
एकदम दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। स्टीफन के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। याद ऐसा करो एकदम बोलता हुआ, क्लियर कट, कंफ्यूजन नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये सोच रहा हूं, मुझे ऐसी फील आ रही है ना। मत पढ़ भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ ले, अपने बायो पढ़ ले। फिजिक्स में तो सटीक चलता है। यही होगा, इस लेवल की पढ़ाई करिए तब मजा है कि सर रेडिएटिव पावर सिग्मा 84 किसी दूसरी बॉडी के लिए ई से गुणा किया, सराउंडिंग का तापमान दे रखा है, टीएस आ जाएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डी थीटा बाई डी टी, एमएस आएगा नीचे, एमएस, एमएस, एम मास, एस स्पेसिफिक हीट। बोलो क्या पहला बॉक्स क्लियर है? 4 बॉक्स बनेंगे, ये पहले बॉक्स का सारा मसाला आ गया। स्टीफन्स लॉ घर जाके याद करो, पढ़ाई करो, सवाल बनाओ। हटा रहा हूं इसको, एक बार रिकॉल कर लो। जिसको फॉर्मूले टिप्स पे याद, उसका लेवल 1 क्लियर है। अब आइए दूसरा, वीन्स लॉ। सबसे ज्यादा इस पे भी सवाल बनते हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ किस किस के बीच में है बताओ? ई लैम्डा वर्सेस टी नहीं है, लैम्डा, याद करो। ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, बताओ ये कौन है? ये लैम्डा एम। ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो और भी है। ये ऐसी वेवलेंथ है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। काम की बात, लैम्डा एम तापमान के इनवर्स। टेम्परेचर को हमेशा किसमें? केल्विन में। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ कहां शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ या हायर वेवलेंथ? टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। इस ग्राफ का एरिया क्या देता है? टोटल एमिसिव पावर। हर बात समझाई हुई है, 2 बार लिखवा रहे हैं भाई, तेरा डर हट जाए, किसी तरह से चैप्टर समझ में आ जाए। एरिया ऑफ ग्राफ, टोटल एमिसिव पावर। एक छोटी सी जानकारी और है, वैसे ऑल इंडिया लेवल पे एम्स में कभी नहीं आई। पहले राजस्थान पीटी, राजस्थान पीएमटी होते थे स्टेट। वहां एक बात और है जो प्लांक ने बताई थी, ये जो ई लैम्डा मैक्स है, ये टेम्परेचर की 5th पावर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, मॉड्यूल में, पुराने जो मॉड्यूल हैं उसमें दिया हुआ एक सवाल, इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्परेचर के 5th पावर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये ग्राफ T1 पर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा, क्या ऊपर भी शिफ्ट होगा क्या? हाँ, पूछो ऊपर क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि एरिया बढ़ेगा। लोहे को गर्म करने पर पहले वो रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो दिखता है, इसे किस से समझाया जा सकता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक बार ये पूछा गया, ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस। तसल्ली से देख लीजिए, वीन्स लॉ की सारी बातें आ गई, ये लॉ है। अब क्या, अगर ऐसे आपने नोट्स बना लिए ना, इसका 20 बार रिवीजन हो सकता है, 20 बार। सही सुन रहे हो आप? परीक्षा में जाने से पहले 20 बार ये आंखों के सामने से निकल सकता है, पूरी कॉपी नहीं निकल सकती।
तो ऐसे बनाइए जिसमें सारी बातें हों, जिससे सारे PYQ क्लास नोट्स की सारी बातें उसमें इनबिल्ट होनी चाहिए। कंटिन्यूस ग्राफ आ गया, टेम्परेचर बढ़ने पे ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा, इनवर्स पोर्शन आ गया, और टेम्परेचर केल्विन में आ गया, एरिया क्या देगा, टोटल एमिसिव पावर। सारी बातें आ गई। हटाऊं क्या इसको? जल्दी आओ, फटाफट आओ। कंटिन्यूस ग्राफ का मतलब बीच में ब्रेक नहीं है। जैसे लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, तो ऐसे ऐसे ग्राफ आता है, ये ब्रेक होता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जैसा होता है। ये ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है सभी तरह की वेवलेंथ प्रेजेंट है, कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं है। चले सब। तीसरा आइए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में तो पहला स्टेटमेंट याद होना चाहिए, द रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to temperature difference। इसकी लिमिटेशन ये तभी लगता है जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो। टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो। फिर इसके दो ग्राफ अगर लॉगरिथम आए तो स्ट्रेट लाइन, और अगर तापमान का ग्राफ आ जाए टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके, और एवरेज फॉर्म आ जाए जो सबसे सुपरस्टार रही थी, T1 माइनस T2/T के T1 प्लस T2/2 माइनस TS। इतना कर लूंगा सर, मेरा क्या ही होगा सर, सारे सवाल बन जाएंगे और क्या। पढ़ेगा जब बनेंगे, पढ़ेगा तभी बनेंगे, और बनेंगे तो सही। ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन नहीं बने, करोगे तो सब बनेगा। पर पहला होता है स्टेप सही अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, कि मुझे सारे फॉर्मूले की समझ है, सब बातें मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं। अब सवाल को लाओ। मार्च अप्रैल में भी कराऊंगा, उसका पैसा इसमें शामिल है। हाँ, ऐसे ही कराऊंगा, इससे ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा मार्च अप्रैल में। अंतिम समय में और ज्यादा एनर्जी से पढ़ाते हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो ना। चलिए बोलो, ये क्लियर है न्यूटन्स लॉ? हटाऊंगे इसको? ये एवरेज फॉर्म, फॉर्मूला याद कर लो, T1 - T2/T के T1 प्लस T2/TS - TS, एवरेज फॉर्म। तुम्हें मेहनत करनी वो मैं कर रहा हूँ। ये मत बोल देना कि हॉस्टल आके न्यूमेरिकल भी कर लो हमारे साथ। हाँ, कि घर पे क्या ही करोगे, हमारे साथ ही चल लो आज। समझा भी दो, शॉर्ट नोट्स भी बना दो, आज चल लो। चौथा क्रॉफ लॉ।
तो पहले तो आधे घंटे इसको बढ़िया याद करिएगा, इसको बगैर देखे लिखिएगा, फिर एक्सरसाइज 3 करो और उसके बाद करो कॉन्सेप्ट बिल्डर। पूरा चैप्टर बढ़िया तैयार हो जाएगा, कहीं फंसोगे। ये देखिए आप, एक स्लाइड में पूरा रेडिएशन आ गया, 3 लेक्चर। कंडक्शन का तो आधा ही बनेगा, कंडक्शन में फॉर्मूला ही नहीं है। तो 1.5 स्लाइड में पूरा हम रेडिएशन को एकदम शॉर्ट में बढ़िया तैयार कर सकते हैं और इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अब आती है बात 10 क्वेश्चन की। मैंने आपको कहा था कि मैं मिक्स मैच क्वेश्चन कराऊंगा, कोई वीन्स के, कोई न्यूटन्स लॉ के, कोई स्टीफन्स के, कोई कंडक्शन के। उसी प्रॉमिस को पूरा कर। 10 क्वेश्चन है, कुछ अभी कर लें, कुछ घर पे जाके कर लें, पर सभी कॉपी में कर लें। ये 10 सबसे बढ़िया सवाल हैं जो आपका पूरा हीट ट्रांसफर को बढ़िया निचोड़ देंगे। पीडीएफ अटैच होती है लेक्चर के साथ, पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करें और करिए। इसकी मैं आपको टेलीग्राम पर भी यही फाइल अभी डाल दूंगा। अलग से ईएलपी नहीं दे रहे हैं, साथ साथ रोज 8-10 क्वेश्चन आपको साथ साथ दे रहे हैं ताकि कॉपी में करते चले। सवाल देखते ही मन में चमकना चाहिए, न्यूटन्स लॉ लगेगा, इस तरह की भाषा दिमाग में बैठ जाए। 60 से 50 ठंडा होने में 4 मिनट, 40 से 30 तक ठंडा होने में 8 मिनट, ऐसे सवाल आते ही चमकना चाहिए, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। इतना रिवीजन कर लो कि सवाल देखते ही तुम्हें तुम्हें आइडियल एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, सर ये लगेगा सर। अब एवरेज फॉर्म तुम्हें याद होनी चाहिए, बोलो T1 माइनस T2/T के T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस TS। तो 60 से 50 होने में कितना समय? 4 मिनट। फिर 40 से 30 जाने में 8 मिनट। बस ऐसा बना लिया करो। अब 2 बार इक्वेशन यहाँ आराम से बन जाएगी। पहली बार बनेगी तो 60 माइनस 50 बटे में टाइम 4 के 60 प्लस 50 बटे 2 माइनस TS। दूसरी 40 माइनस 30 बटे 8, 40 प्लस 30 बटे 2 माइनस TS। अब कर लो, 60 में से 50 गया 10 बे 4, 40 में 30 गया 10, कैसे के कट गया, 60 प्लस 50 55 माइनस TS, 40 प्लस 30 70 बटे 2 35 माइनस TS। 10 से 10 कटा, 4 दूना 8, 2 क्रॉस किया, 35 दूना 70 माइनस 2 TS बराबर 55 माइनस TS। उधर गएगा, 70 में से 55 गया 15 बराबर TS। 15 आ रहा है भाई, सही है। हो गया न्यूटन्स लॉ तैयार। ऐसे चैप्टर तैयार हो जाते हैं। कोई भी चैप्टर अगर आप इतने ऑर्गेनाइज वे में पढ़ो, तरीका ऑर्गेनाइज का है, कौन से सवाल कब लेने हैं, कौन सी बात सिखानी है, नोट सिस्टम, खेल सिस्टम का है। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पढ़ लोगे तो नहीं आएगा। हवा में मत करो, एकदम ऑर्गेनाइज वे में। इस अंदाज में कोई चैप्टर पढ़ लो, आपका वो चैप्टर कठिन रह ही नहीं सकता। बोलिए आगे बढ़े।
सवाल थोड़ा कठिन है। पहले पढ़कर सही सूत्र पता लगाया करो, पहले लिख लो, फिर सही सूत्र पता लगाओ कि कौन सा लगेगा भाई। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कौन होता है? जो रेट ऑफ कूलिंग होती है। तो नोट्स को अपडेट कर लो, इसे बोलते हैं नोट्स को अपडेट करना। अच्छा लिखा हुआ है ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, इसका दूसरा नाम क्या है? रेट ऑफ कूलिंग। शॉर्ट नोट्स को समय समय पर एक्टिवेट करते रहा करो, कोई नई चीज मिल गई वहां जाके उसको जोड़ दिया, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर दूसरा नाम रेट ऑफ कूलिंग। चलिए क्या क्या दे रखा है? स्फीयर पी एंड क्यू आर यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। भाई एक एक शब्द के मजे हैं। सेम मटेरियल, रो सेम, which is good conductor of heat and the radius of q is thrice the radius of p. तो rq is thrice of rp. Rate of fall of temperature of p, d theta by dt of p is x times of d theta by dt of q. देखो सही है क्या? चलो डी थीटा बाई डी टी का फॉर्मूला बोलो, कम ऑन। सिग्मा ए बटे एम एस टी फोर माइनस टी एस फोर एक्स टाइम्स ऑफ सिग्मा ए बटे एम एस टी फोर माइनस टी एस फोर। कटिंग कटिंग, सिग्मा कटेगा, टी फोर टी एस फोर कटेगा, एस कटेगा, क्या एरिया कटेगा? ना, एरिया के अंदर रेडियस है तो एरिया को खोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। मास को खोलो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एरिया को खोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। मास को खोलो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये P है तो P, P, ये Q है, Q। अब कटिंग शटिंग करो, 4 पाई से 4 पाई, 4/3 से 4/3, रो से रो, ऊपर आर पी स्क्वायर बटा आर पी क्यूब, 1/RP एक्स 1/RQ। तो आर क्यू बराबर एक्स आर पी। आर पी दे, आर क्यू कितना दे रखा है? 3 टाइम्स ऑफ आर पी। आरपी से आरपी कैंसिल, एक्स। भाई साहब बढ़िया सवाल, शानदार प्रश्न, काफी बातें यूज हुई। एरिया नहीं काटा क्योंकि रेडियस अलग अलग थी, मास नहीं काटा क्योंकि वॉल्यूम अलग अलग था। सारे सवाल बढ़िया हैं, 10 सवाल हैं, 10 इनको कर लेना आज, 3-4 मेरे से कर लो, बाकी आज घर जाके करना। और ये सब मिक्स मैच है। देखो पहला सवाल किस पे था? न्यूटन लॉ पर, ये तुरंत आ गया स्टीफन पर। सब पे एक सवाल मैंने मैच किया है ताकि सारी बातें दिमाग में घूम जाए। और ऐसे ही मार्च अप्रैल की रिवीजन क्लासेस की तैयारी चल रही है, स्लाइड्स बन रही हैं, ऐसे ऐसे सवाल छांटे जा रहे हैं जिनको कम सवाल कराने पर सारी बातें रिवाइज हो जाएं। उसमें से एक भी सवाल क्लास नोट्स का नहीं रख रहे हैं ताकि नए नए सवाल आपको दिखें, उस समय आप साथ साथ ही करें। वो लाइव क्लास रहेगी, जिस यहाँ पढ़ना है वो यहाँ पढ़े, लाइव टेलीकास्ट होगी, घर बैठ के मोबाइल पे पढ़े। चलें बढ़े आगे। आंसर कितना आ रहा है? 3।
कौन आ गया? रॉड्स। रॉड्स आते ही बत्ती जले, कंडक्शन। सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन। हम्म। कोई 7/2। देखो, अब इसमें एक दो तीन खास बातें जबरदस्त वाली। आर होता है L/K। सेम मटेरियल, के सेम। एरिया सेम, ए सेम। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। आपको ये कॉमन सेंस से सोचना चाहिए कि ये दोनों रॉडें सेम मटेरियल सेम, पर लंबाई तो सेम नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसका रेजिस्टेंस आर मानेंगे तो बताइए इसका कितना आएगा? R/2। अच्छा, लेंथ तो पूछिए। ओके ओके, ठीक है। तो लेंथ तो अलग अलग ही है, रेशियो तो पूछा है, ठीक है। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब अपन क्या करें? टेम्परेचर कहाँ हीट नहीं जा रही? ए बी में हीट नहीं जा रही, मतलब बी का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा ना, तभी तो यहाँ हीट का फ्लो नहीं होगा। हीट क्यों फ्लो करती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपको ये बात सोचनी चाहिए थी, बी का टेम्परेचर कितना होगा? 20। अब तो बात ही खत्म हो गई। बोलो क्या? यहां से जो करंट आएगी वो यहीं तो जाएगी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। आई का फॉर्मूला बोलो, ए की फॉर्मूला है T1 - T2/R। I1 90 से 20। आर एल, एल कौन सी? BD/K A। यहाँ 20 में से 0। एल, एल कौन सी? BC/K A। के से के कटा। 70/LBD। 20/LBC। पूछा क्या है? लेंथ BD/BC। तो LBD/LBC बराबर 7/। मैं वो सोच रहा था कि दो रॉड होती और टी बनता, जैसे सेंट्रोमास में होता ना, ऐसा टी बन गया। दो रॉड होती तो पता है इसका रेजिस्टेंस आर होता तो इनका कितना होता? R/2 और R/। मैं ये सोच रहा था, पर उसने तो लेंथ का ही रेशियो पूछा है।
अच्छा सवाल है। वो बी का 20 डिग्री समझ में आया? क्यों 20 डिग्री क्यों? क्योंकि वहां रॉड हीट जा ही नहीं रही, हीट नहीं जा रही, इसका मतलब बी का टेम्परेचर 20 होगा। यही क्वेश्चन का क्रक्स है, ये सोचना जरूरी है। बी का टेम्परेचर कितना होगा? 20। क्यों आशीष सर 20 ही क्यों होगा? वो कह रहा है उस हिस्से में हीट ही नहीं जा रही। हीट का फ्लो होने का बेसिक कॉज क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं, तो हीट जाएगी ही नहीं। उत्तर कितना? 7/2। पढ़ के सिर्फ टिक लगाना है, सिर्फ देख लीजिए। लॉग का ग्राफ है, लॉग 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 क्या आएगा? सेकेंड। लॉगरिथम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, जेई मेन में आया हुआ है। टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर का, ये भी जेई मेन में आया हुआ है, एक्सपोनेंशियली। और ये किसको अप्रोच कर रहा है बताओ? सराउंडिंग के टेम्परेचर। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी याद करो, के इक्विवेलेंट के लिए पहले आर इक्विवेलेंट तो मजबूरी है। तो पहले मुझे R1 L/Ka, R2 L/Ka, R3 L/K। बताओ सब सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस, आर इक्विवेलेंट से उत्तर नहीं आएगा, आर की जगह L/K। मोस्ट फेमस सवाल है क्या? अच्छा उसका के ही है। अरे इतना तो कर लोगे यार, अच्छा सवाल है। ठीक है चलो, अब इसको घर पे कर लेना, तुम्हारा मन नहीं हो रहा। अब कितने बच गए वो देख लो। तो एक ये है, और इसके बाद 3 और हैं। ठीक है, एक वीन्स लॉ पे दिया है, एक स्टीफन पे दिया है, एक ये किरचॉफ। किरचॉफ की थ्योरी, ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाए, देख लो। किरचॉफ लॉ, ई लैम्डा बटे ए लैम्डा क्या होता है? कांस्टेंट। ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा। गुड एब्जॉर्वर्स आर गुड एमिटर्स। क्लियर है बात? चलो, तो ये अपना हीट ट्रांसफर पूरा हो गया है। कल से हम शुरू करेंगे केटीजी एंड थर्मो। 8 लेक्चर में पूरा होता है, और वही सबसे बड़ा टॉपिक है। केटीजी थर्मो होते ही मतलब चैप्टर खत्म है। फिर तो थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री। चलिए साहब, धन्यवाद। हाँ भाई, 3-4 बच्चे हैं, अनुभव सैनी, आकिब हुसैन, फरजान खान, सुरेश कुमार चौधरी और स्नेहशीष। तो एक बार वापस सुन लें, बाहर आके मिल लें। अनुभव सैनी E2 बैच का है, आकिब हुसैन, फरजान खान, सुरेश कुमार चौधरी और स्नेहाशीष पाता।